तो फिर फाइनल हायर परचेज स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल करें। दिखाई नहीं दे रहा है, मैं खड़े हो जाऊं? उन लोगों को फैन से प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या हायर परचेज स्टार्ट करें? डाउट्स नहीं है? ठीक है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शंस। देखो हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ना बहुत इजी है, और अब हम बोल सकते हैं कि सर अब बहुत सारे इजी चैप्टर्स बचे हुए हैं हमारे, एक्सेप्ट इंश्योरेंस क्लेम, और एक है एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, सेल बैलेंसिंग, ये सारे एक एक क्लास वाले चैप्टर्स, और एक है इंश्योरेंस क्लेम, वो 2 क्लास या 3 क्लास लगेगी। ये संडे हम पक्का क्लास करेंगे, मे बी 10-11 बजे करें, बट हम पक्का करेंगे संडे, एंड विल हैव अराउंड 3 to 4 hours ऑफ क्लास, ताकि हम अमलगमेशन का डाउट्स क्लियर करें और 2 चैप्टर भी साथ में कवर करें, बिकॉज फॉर ईच कम से कम एक चैप्टर को मुझे 1 hour चाहिए, लाइक एवरेज ड्यू डेट या फिर अकाउंट करेंट या फिर सेल बैलेंस। तो ये संडे हम करेंगे ऑलमोस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें ना तुम्हारे एग्जाम के लिए ना इजी वाले मेथड ही एप्लीकेबल है। इनका एक स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड डेटर्स मेथड, जो बच्चे ग्रुप 2 में होंगे सुन रहे होंगे, ब्रांच अकाउंटिंग में डेटर्स मेथड या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, वो पहले हायर परचेज में भी था, बट उसको उन्होंने हटा दिया, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। टिल लास्ट एग्जामिनेशन इट वाज नॉट एप्लीकेबल, पहले एप्लीकेबल था, लास्ट ईयर उन्होंने हटा दिया, विड्रॉ कर लिया, बिकॉज दैट इज बीइंग लिंक्ड विथ न्यू स्टैंडर्ड, यू कैन से दैट इज लिंक्ड विथ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज अकाउंटिंग, और इनका स्टडी मेट अभी तक वो रेडी नहीं हो पाया बेस्ड ऑन दैट प्रिंसिपल, इसलिए इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो इजी पार्ट वाला पढ़ना है सर हमें, वो भी इजी है, बट वो एक और क्लास लगता है, वो हमें नहीं कवर अप करना। तो पहले तो तुम ये समझो कि सर हायर परचेज में लॉजिक क्या है या प्रिंसिपल क्या है हायर परचेज। तो ऑलमोस्ट अकाउंटिंग बहुत इजी है। हायर परचेज में ना 2 पार्टी होते हैं, वन इज हायर वेंडर एंड अदर वन इज हायर परचेजर। बातें सुनो ध्यान से, हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। सपोज अगर मैं तुम्हें एग्जांपल बोलूं कि सर हायर परचेजर के पास पैसा नहीं है, इमीडिएटली 2 लाख ऑफ रुपीज नहीं, और उसे खरीदना है सुनो 2 लाख में नैनो कार आता है, BMW नहीं आता। छोड़ो ना यार, कार के ऊपर मत जाओ तुम। सो हायर परचेजर को एक कार खरीदना है, बट उसके पास पूरा पैसा नहीं, तो अपना बहुत सारा स्कीम चलता रहता है मार्केट में। नैनो का स्कीम है 15,000 डाउन पेमेंट करो और कार ले जाओ,
और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा, फिर ये जाएगा हायर वेंडर के पास और उसे पेमेंट कर देगा डीपी, डाउन पेमेंट, इनिशियल पेमेंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक हायर परचेज एग्रीमेंट भी होगा। As per that agreement, hire purchaser will pay down payment to hire vendor and installments over the period of time, over the period of term. It may be monthly, it may be quarterly, it may be half yearly, it may be yearly, as the case may be. उसके बाद क्या होगा, हायर वेंडर बोलेगा जाओ ये कार तुम लेके चले जाओ अपने, तो कार ट्रांसफर हो गया, मतलब सर फिजिकली पोजीशन ट्रांसफर हो गया, फिजिकली पोजीशन ट्रांसफर हो गया। बट सर ओनर था कौन, और कार ट्रांसफर होने के बाद भी ओनर कौन है? मैं बोल रहा हूं ट्रांसफर होने के बाद भी वेंडर कौन है, सॉरी ओनर कौन है? कार ट्रांसफर होने के बाद भी ओनर कौन है? वेंडर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कार ट्रांसफर होने के बाद भी ओनर कौन है? वेंडर है। तो मैं ओनर यहां नहीं लिखूं, क्यों? हाँ, वेरी गुड। दैट मीन्स ये सर है यूजर। अब अगर ये ओनर है, ये यूजर है, दैट मीन्स ये ओनर कब बनेगा? आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब क्वेश्चन ये है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कौन फॉलो करेगा, ओनर फॉलो करेगा या यूजर फॉलो करेगा? क्यों? दोनों कर सकते हैं, क्यों? Any basic concept which you want to refer? But why asset? Why asset? Why? वो क्या कॉन्सेप्ट था? हाँ हाँ हाँ, विनीत ने ठीक कहा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एक अपना कॉन्सेप्ट है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इवन दो ओनर एग्रीमेंट वाइज फॉर्म में, एग्रीमेंट में ओनर कौन है? वेंडर। बट सब्सटेंस में actual reality of the transaction is that these assets will satisfy definition of fixed assets in the books of hire purchaser। क्योंकि अपना एसेट का डेफिनेशन क्या है सर? assets which are not held for sale, uses in providing of services or for used in production, having long-term benefit, it can be used for more than one accounting period। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? एसेट्स के। दैट मीन्स यूज करने वाला है सर हायर परचेजर, दैट मीन्स वो अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा, उसको बेनिफिट भी उसी को मिलने वाला है, इकोनॉमिक बेनिफिट जो आने वाला है वो भी इसी को मिलने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका तो कुछ भी रोल नहीं है एक्सेप्ट इवन दो इन द फॉर्म ही इज द ओनर, बट इसके लिए प्योर सेल ट्रांजेक्शन। इवन दो इज द ओनर, बट इसके बुक्स में ये क्या होगा? सेल ऑफ द गुड्स। मींस प्रॉपर्टी पर से नॉट ट्रांसफर, टाइटल इज नॉट ट्रांसफर इन द फॉर्म।
में बोलता है टाइटल ट्रांसफर होने के बाद, वो ट्रांसफर नहीं होगा उसके बाद भी ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। लेट मी सी वैट वुड जो लेना है वो भी लेगा अगर एप्लीकेबल। क्यों? एज पर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर। तो सर अपना एक क्लियर हो गया कि सर अपने को एसेट्स किसके बुक्स में दिखाना है, हायर परचेजर के बुक्स में, और सेल्स किसके बुक्स में दिखाना है, हायर वेंडर के बुक्स में। अब क्वेश्चन है कि सर कितना, वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन है कि इस एसेट्स का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इसने दिया क्या है, ये एक्चुअली देने वाला है। अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि सर फॉर एग्जांपल इस कार का वैल्यू कैश प्राइस इस 2 लाख। कैश प्राइस का मतलब है आज अगर कोई कैश में बाय करे ना, पूरा कैश लाके दे दे वेंडर को, 2 लाख रुपया देगा तो वो ट्रांसफर कर देगा। बट ये बोल रहा है कि अगर तुम इंस्टॉलमेंट में लोगे तो तुम एक काम करो, मेरे को डीपी दे दो 15,000 प्लस मुझे इंस्टॉलमेंट दे दो 10,000 पर मंथ फॉर 24 मंथ्स के लिए। ज्यादा हो गया तो अपने कोई बात नहीं, हो सकता है ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो सकता है, कोई इशू। दैट मीन्स सर वो पेमेंट करेगा टोटल 2,40,000 एंड डाउन पेमेंट 15,000, टोटल वो पेमेंट करेगा 2,55,000। दैट मीन्स 55,000 एक्स्ट्रा इन केस ऑफ हायर परचेज ट्रांजैक्शन। सर क्यों? इंटरेस्ट और यू कैन से फिनांस चार्ज। दैट मीन्स सर ये जो 55,000 है दैट इज इंटरेस्ट पोर्शन। क्यों? हाँ, होल्डिंग पीरियड यू कैन से सर 2 लाख का फाइनेंस मिल रहा है इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर उसको आज पेमेंट करना पड़ता तो वो 2 लाख देता, अब वो 2 साल में पेमेंट करने वाला है, इसीलिए उसको 2,55,000। ना क्वेश्चन रिमेन सेम कि वैल्यू क्या होगा। वैल्यू इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एज एन एसेट इनिशियली, जब वो रिकॉर्ड करेगा एसेट तो उसका वैल्यू क्या होगा। डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट यूएसए। अपना अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, नॉट इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यू कैन से बेसिक कॉन्सेप्ट से हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वो क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट में वैल्यू ऑफ एसेट क्या होता है? सर कॉस्ट टिल एसेट रेडी टू यूज। अगर वो रेडी टू यूज कैश में बाय करता तो वैल्यू कितना होता? 2 लाख। और अगर वो हायर परचेज ट्रांजैक्शन में बाय कर रहा तो कितना हो गया? 2,55,000। बट वो 55 क्यों? बिकॉज ऑफ डिले इन पेमेंट। दैट मीन्स रेडी टू यूज तो कैश वाले पोजीशन में भी था। तो होना क्या चाहिए एज पर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? तो वैल्यू होना चाहिए कैश प्राइस। इनिशियली एसेट इज रिकॉर्डेड एट कैश प्राइस। That means even though he will pay in my example 2,55,000, but it will be recorded 2 lakh as per historical cost asset till ready to use. तो सर 55 का क्या होगा? 55 would be interest over a period of term. सर ये कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एज एन एक्सपेंसेस। सर डेप्रीशिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा? डेप्रीशिएशन चार्ज होगा अगेन एसेट पे, और एसेट का वैल्यू है 2 लाख।
ये तुम्हें समझ में आ गया सर? फिर ये सेल्स किस पे रिकॉर्ड करेगा? ये भी रिकॉर्ड करेगा सेल एट कैश प्राइस। एंड इसके लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाँ, इसके लिए इंटरेस्ट हो जाएगा अगेन मेरे एग्जांपल में 55,000 ट्रीटेड एज इनकम। कहाँ जाएगा? पीएल में जाएगा, क्रेडिट साइड। सो यहां हम कुछ पॉइंट समझे सर कि अगर आपने बोले कि सर व्हाट इज हायर परचेज प्राइस एचपीपी, तो बोलोगे सर इट इज डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट। या फिर तुम बोल सकते थे और कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट 2 लाख प्लस 55,000। दैट मीन्स हो सकता है सर क्वेश्चन में दिया हो कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन हो, हमें एचपीपी से इंटरेस्ट एंड डीपी निकालना पड़े, हो सकता है हमें इंटरेस्ट निकालना पड़े, हो सकता है हम हायर परचेस प्राइस निकालें, हो सकता है हम कैश प्राइस निकालें, हो सकता है कैश प्राइस निकालना पड़े तो इंटरेस्ट अलग से हमें निकालना पड़े। तो ऐसे सिनेरियोज बन सकते हैं। अगर तुम्हारे पास हायर परचेस के नोट्स होंगे तो फर्स्ट 4-5 क्वेश्चंस आर ओनली लिंक्ड विद हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट, कैश प्राइस एंड हायर परचेस प्राइस। है ना? नोट्स नहीं लेके आए, कोई बात, नो इशू, गुड। नाउ अब कभी भी कोई क्लास मिस हुआ, उस दिन अकाउंटिंग का टेस्ट होगा। अप टू हायर परचेस, अप टू अमल कमीशन कर देते हैं, नो इशू। नहीं, अब आज मैं सोचा था कि मैं एग्जाम करवा दूंगा, तो नहीं, बच्चे प्रिपेयर नहीं होंगे। तो अब जब भी नेक्स्ट क्लास कैंसिल होगा, हमेशा होता रहता है तुम लोग का, मेरे से ज्यादा तबियत खराब तो सारे फैकल्टीज का होता है। हाँ हाँ, ठीक है, मेरा तबियत खराब होने के बाद भी मैं क्लास लेता हूँ, तुम लोगों को पता भी नहीं लगता है, इसीलिए फिट हो नहीं क्या? ओके। सो अब अगर हुआ ना तो पक्का है, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। पहले से बोला हुआ तुम्हें, आज मैंने फर्स्ट टाइम नहीं कहा, तुम्हें रिवीजन स्टार्ट कर देना है। कम से कम मैं ट्राई करूंगा कि 1 वीक के अंदर नहीं मैं करूं, 1 वीक का तुम्हें टाइम दिया जाएगा, ठीक है? समझ में आया बात ये? गुड। अब बातें सुनो। अब पॉसिबल है कि हायर परचेजर कुछ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करे, या फिर कुछ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करे उसके बाद वो पेमेंट करना बंद कर दे। बिल्कुल। तो ना एग्रीमेंट के हिसाब से ना, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो पॉसिबल है कि हायर वेंडर जाएगा हायर परचेजर के पास एंड उसका कार मेरे एग्जांपल में वापस ले आएगा। दैट मीन्स पहले दिया था एंड इसको वापस देना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड रीपोजिशन। यहां पर पोजीशन हुआ था, ट्रांसफर हुआ था, हमने पोजीशन ट्रांसफर किया था एज ए हायर वेंडर। अब क्या होगा कि कब सर, कब होगा ऐसा? हाँ, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, reposition of what?
रीपोजिशन ऑफ एसेट, ये वापस ले आएगा। ठीक, उसके पास राइट है, इसके पास हायर वेंडर। पहले से बहुत सारे केस होते थे कि अगर इंस्टॉलमेंट नहीं पेमेंट होता था तो वो पहले एक की रखा करते थे और घर के बाहर खड़ा हुआ है गाड़ी तो वो की लगा के ले जाते थे, बोलते थे पेमेंट नहीं आ रहा है, हमारा राइट है। वो जैसे चाहे ले जा सकते हैं। एक मूवी भी आया था इसके ऊपर, EMI, संजय दत्त, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट। वो सबसे क्या करता है, जितने एसेट लेते हैं ना उनका उसका काम होता है संजय दत्त का कि वो एसेट को रिपोजेस करेगा। या फिर जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है ना तो उसमें संजय दत्त हमेशा की तरह भाई बना होता है, तो धमकाते रहता है, नहीं देगे तो हाथ पांव तोड़ देंगे तुम्हारा। तो ऐसा काम भी बैंक वाले करते हैं। दैट मीन्स दैट इज रियलिटी एक्चुअली। वो प्यार से लीगल वे में डरा के, तो उनको ही पता है ना लीगल वे में जाएंगे तो हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, तो उससे बेटर है क्या, लॉयर को फीस देने की जगह हाँ भाई लोगों को फीस दे देने से जल्दी आ जाएगा रिकवरी। दैट मीन्स सर हमें पढ़ना है एक चीज तो सर, जब पोजीशन होता है अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, और जब वापस रीपोजिशन हो जाएगा ना, रिवर्स रिवर्स नहीं, ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा हो सकता है पॉसिबल। तुम्हें अब करना क्या है, एक पेज का फुल पेज में डिवाइड कर देने का। अपने बात करेंगे फर्स्ट मेथड, हम पहले बात कर रहे थे इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेजर। बुक्स ऑफ हायर परचेज अपने दो मेथड डिस्कस करेंगे, वन इज कैश प्राइस एंड दूसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। दोनों मेथड हम एक साथ डिस्कस करेंगे। सस्पेंस, इंटरेस्ट सस्पेंस, चार मेथड, इन द प्रोजेक्ट 2 मेथड, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर 2 मेथड। बहुत इजी है। सो फर्स्ट एंट्री लिखो, ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट और ऑन एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट। ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट साइन हुआ दो काम करने हैं उसके, एक तो डाउन पेमेंट करना है और दूसरा एसेट बुक करना है। तो सर एसेट आ गया, एसेट अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हम किसके बुक्स में हैं, परचेजर के बुक्स। सर एसेट आया, मे बी कार अकाउंट डेबिटेड, बाइक अकाउंट डेबिटेड, जो भी एसेट उसने परचेज किया, हैवी व्हीकल्स अकाउंट डेबिटेड, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। सर पैसा किसको देना, सर वेंडर को, तो लायबिलिटी बन गया अगेंस्ट हायर वेंडर अकाउंट। सर क्या प्राइस होगा, कैश प्राइस, सीपी। और सर ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट दो ट्रांजेक्शन एक साथ होने वाले हैं, एक तो एसेट आया और साथ साथ ये साइनिंग तभी होगा जब हम डाउन पेमेंट करेंगे।
फिर पैसा गया और हमें देना कितना था, कैश प्राइस देना था, पैसा चला गया और पैसा के साथ साथ हायर वेंडर भी चला गया, उतना लायबिलिटी हमने पेमेंट कर दिया, तो साथ साथ अपने क्या बोलेंगे सर, हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, डाउन पे कर सकते। अब एसेट घर में आ गया, नेक्स्ट एंट्री कब होना चाहिए सर, हाँ नेक्स्ट एंट्री होना चाहिए इंस्टॉलमेंट ड्यू। इंस्टॉलमेंट ड्यू, जैसे इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा हायर परचेजर को इंटरेस्ट का एंट्री पास करना, एंड इंटरेस्ट फॉर हायर परचेजेस इज व्हाट, एक्सपेंसेस। तो अपने बोल सकते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, सर देना किसको, हायर वेंडर। आ रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट में हम क्या देंगे, मेरे एग्जांपल में मैं बोल रहा हूं कि मैं हर बार 10,000 दूंगा, बट इस 10,000 में एक इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है। मेरे एग्जांपल में अगर मैं निकालू ना, मेरे को 2 लाख देना था, मैंने 15,000 पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स मेरा आउटस्टैंडिंग कितना, 1,85,000। सपोज 1 महीना के बाद मैं पेमेंट कर दिया एक इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स 1 महीना के लिए मैं 1,85,000 नहीं पेमेंट की, तो इंटरेस्ट कितना हो गया सर, 1,85,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। सपोज मेरे रेट 10% है, तो निकालना 1,85,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12, 1542। सर 1542 इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट और बैलेंस क्या है, प्रिंसिपल है। ये दोनों हम किसको देने वाले हैं, वेंडर को। दैट मीन्स क्योंकि हमने पहले 2 लाख बुक किया था, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इस 55,000 को भी हायर वेंडर के नाम पे क्रिएट करते जाए। हमने क्या किया, पहले यहां 2 लाख बुक कर दिया कैश प्राइस, अब धीरे धीरे हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट पोर्शन को भी ऐड करने वाले, किसके नाम पे, हायर वेंडर के नाम। और जैसे इंटरेस्ट दिया, इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो पेमेंट क्या हो जाएगा, यू कैन से द सेकंड एंट्री वुड बी हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितना, हाँ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, और यू कैन से आई प्लस पी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट का जब जब एंट्री आएगा तब तक हम ये एंट्री पास करें, बिल्कुल हर बार इंटरेस्ट डेबिट होगा, हायर वेंडर क्रेडिट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम हायर वेंडर टू बैंक हम पेमेंट करते हैं। अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि एसेट किसके बुक्स में है, परचेजर के बुक्स में, तो हमको डेप्रिसिएशन का एंट्री पास करना पड़ेगा, यू कैन से सर क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री सर किसके लिए, फॉर डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। कभी कभी इस एसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो बोलते हैं एसेट ऑन हायर परचेज, कौन कौन से एसेट,
हम उसको नाम भी दे सकते हैं, कार हायर परचेज अकाउंट पॉसिबल, एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट, इवन शेड्यूल 3 तो तुम्हारा बोलता है कि फिक्स्ड एसेट्स में हम सेपरेटली दिखाएं दोज एसेट्स which are on hire purchase or where the title is not transferred. सर और क्या होगा क्लोजिंग एंट्री? हाँ, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोथ एक साथ ट्रांसफर कर देते हैं, तो अलग अलग फिर करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इंटरेस्ट हो जाएगा सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड, सॉरी इंटरेस्ट तो पहले से डेबिट था, P&L अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट एंड टू डेप्रिसिएशन रिस्पेक्टिवली जो अमाउंट हो। तो यहां तक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हमारा ना ओवर हो जाएगा। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसा होगा? इनिशियली एसेट वैल्यू इज इक्वल टू हायर वेंडर वैल्यू, इनिशियली क्या हो रहा है सर? एसेट का जो वैल्यू था विच इज इक्वल टू हायर वेंडर, बिकॉज हायर वेंडर इज द लायबिलिटी। इनिशियली ये दोनों वैल्यू सेम होगा। अगर हम बैलेंस शीट बिगिनिंग साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट में बनाए तो दोनों सेम होगा। बट क्या होगा, डेप्रिसिएशन इज नॉट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, फिर धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट हम ऐड करते जाएंगे। इट मीन्स हायर वेंडर अकाउंट में इंटरेस्ट हम ऐड करते जाएंगे और यहां हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। जैसे डेप्रिसिएशन माइनस होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डेप्रिसिएशन, फिर ये वैल्यू एंड ये वैल्यू टैली नहीं करेगी। हम यहां से माइनस क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट अगर पेमेंट नहीं हुआ तो माइनस भी नहीं करेंगे। That means you can say sir higher vendor balance represent installment due but not paid and installment not yet due। दो चीज नहीं हो सकता। मेरे एग्जांपल में मैं बोलूं कि मेरे को देना था कितना 2 लाख, मैंने 15,000 दिया, बचा कितना 1,85,000, फिर मैंने इंटरेस्ट ऐड किया, सपोज 2,000 का इंटरेस्ट, इट बिकम 1,87,000। ड्यू कितना हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000, मैंने 10,000 नहीं दिया, दैट मीन्स 1,87,000 रिप्रेजेंट 10,000 इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड एंड 1,77,000 इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू। मेरी बात समझ तो? मैं बोलूंगा कि अगर मैं पेमेंट कर दूं तो ये क्या बचा, अभी मेरे पास ये जो मेरे एग्जांपल में ये क्या बचा, नॉट येट ड्यू, नॉट येट ड्यू। दैट मीन मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि सर हो सकता है हायर वेंडर का बैलेंस रिप्रेजेंट टू थिंग्स, इंस्टॉलमेंट ड्यू बट नॉट पेड and second installment not yet due। हमेशा उसका ऑन रहता है ना।
एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन के बाद तो सर हमारा वो बैलेंस और ये बैलेंस टैली करना जरूरी। तो दिस इज व्हाट द डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट इन कैश मेथड। सेकंड मेथड अब बात करेंगे। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है क्या, है ना? ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा तुम्हें, अभी रखो फॉर टाइम में। पहले हम ये वाला भी मेथड कंप्लीट कर ले, इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड भी सिमिलर है एज पर कैश प्राइस मेथड। डिफरेंस ये है कि कैश प्राइस मेथड में हम इंटरेस्ट का एंट्री ना 1 बाय 1 पास कर रहे हैं। इंटरेस्ट सस्पेंस में ना हम एक साथ हायर वेंडर को हायर परचेस प्राइस पे दिखा रहे हैं। सर वो कैसे? एंट्री पास करो। एंट्री नंबर 1, ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट इट विल रिमेन सेम। दैट मीन्स जो हम A1 बात कर रहे थे सर वो सेम रहेगा। मेरे एग्जांपल में सर मैंने कितना में बुक किया? कैश प्राइस में बुक किया। बट साथ में एक और एंट्री आएगा, मतलब 1A सर सेम रहा, 1 का 2 भी सेम रहेगा, बट एक और एंट्री आएगा 2 से पहले, वो है सर अबाउट इंटरेस्ट सस्पेंस। वहां एंट्री होगा, हमने यहां पास क्या किया था? सिर्फ इंटरेस्ट। कब? जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ तब। बट अभी हम कब पास करने वाले हैं? पूरा बिगनिंग में। दैट मीन्स एंट्री वुड बी इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। सर कितना? TI टोटल इंटरेस्ट। मेरे एग्जांपल में 55,000। एक साथ सर हम पूरा इंटरेस्ट के हिसाब से बुक कर देंगे तो होगा क्या? सर यहां CP बुक किया था, यहां TI बुक किया, दैट मीन्स हायर वेंडर बिकम पूरा एट हायर परचेस प्राइस। और थर्ड एंट्री, हाँ सेम, ये जो आया था ना हमारा सर सेम। दैट मीन्स हम क्या देंगे? डाउन पेमेंट देंगे। दैट मीन्स सर एक एक्स्ट्रा एंट्री आया, एंड वो आया किस लिए? टोटल इंटरेस्ट को स्टार्टिंग से ही हम दिखा रहे हैं कि इंटरेस्ट सस्पेंस में इतना इंटरेस्ट पेबल है हायर वेंडर को, ताकि हमें पता रहे कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट कितना देने वाले। सर सेकंड वन, इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो इंटरेस्ट सर ड्यू होगा, इंटरेस्ट डेफिनेटली डेबिट होगा, बट सर
इंस्टेड ऑफ हायर वेंडर, अगर हम एक बार और हायर वेंडर क्रिएट कर दे तो वो और ज्यादा हो जाएगा, 255 से ज्यादा हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट अकाउंट जो हमने इंटरेस्ट सस्पेंस किया था ना, इसको अब हम कैंसिल करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स हो रहा वही है सर, देखा जाए या हम हायर वेंडर करते थे, ये हायर वेंडर हमने पहले से कर दिया, तो अब हायर वेंडर कर नहीं सकते, उसके बदले में कौन सा अकाउंट आ गया, इंटरेस्ट सस्पेंस। तो ये हो जाएगा टू इंटरेस्ट सस्पेंस। कितना कितना इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, पूरा इंटरेस्ट नहीं, जितना इंस्टॉलमेंट में ड्यू था, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट इंक्लूड, बाकी सब सेम, बाकी सारा। सर हायर वेंडर टू कैश कितना देंगे हम, इंस्टॉलमेंट देंगे। सर क्लोजिंग एंट्री सेम, सी का 1 रिमेन सेम एंड सी का 2 आल्सो। दैट मीन सर अपने पास एक एक्स्ट्रा एंट्री आया है, वो एक्स्ट्रा एंट्री है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट, और यहां पर एक चेंज है, जहां हम हायर वेंडर बोलते थे हम वहां इंटरेस्ट सस्पेंस करें। दैट्स ऑल। बहुत इजी मेथड है सर, कैश प्राइस मेथड। जब क्वेश्चन में लिखा होगा प्रैक्टिकली कोई मेथड यूज कर सकते। अकाउंटिंग तो बहुत सारे प्रिंसिपल है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो एक साथ इंटरेस्ट दिखाएं, हम चाहे तो लास्ट में दिखाएं। वे ऑफ प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। बैलेंस शीट में क्या होगा, आई थिंक बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। सर एसेट साइड कोई चेंज नहीं होने वाला। सर एसेट माइनस डेप्रिसिएशन जो आएगा फिगर नेट एसेट आ गया, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लायबिलिटी साइड में स्टार्टिंग में क्या होगा, सर हायर वेंडर। इफ यू लुक इनटू हायर वेंडर अकाउंट, इट रिप्रेजेंट हायर परचेस प्राइस। सर क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में हायर वेंडर कैश प्राइस होगा, फिर हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस ऐड कर देंगे, पूरा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। तो दिस प्राइस एक्चुअली रिप्रेजेंट हायर परचेस प्राइस। फिर हम यहां से डीपी माइनस कर दें, डाउन पेमेंट, फिर हम माइनस इंस्टॉलमेंट कर दें। करेक्ट है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि ये सब लिख लिया ना, लिखने के लिए नहीं है, सबसे तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। लिखते हो तो लिख सकते हो। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि हायर वेंडर का बैलेंस, क्लोजिंग डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या होगा, ये सारा एडजस्टमेंट के बाद होगा। दैट मीन्स हायर वेंडर अकाउंट रिप्रेजेंट टोटल इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन हायर परचेस ट्रांजैक्शन, बट एज ऑन डेट क्या वो लायबिलिटी बनता है क्या। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद, अगर मैं बोलूं मैं सब कुछ पेमेंट कर दूं, तो इज इट माई लायबिलिटी 2 लाख, हमारे एग्जांपल में कितना आ रहा था, 1,85,000, बट मैं बुक में रिकॉर्ड करके रखा हूं 2,55,000 माइनस 15, 2,40,000। तो मैं एक महीना के बाद अगर पेमेंट करूं तो क्या मैं 2,40,000 दूंगा क्या, मैं कितना देता, मैं 1,85,000 प्लस इंटरेस्ट देता, इतना ही तो देता। मैं अपने 2 साल का इंटरेस्ट क्यों देता। तो मैं ये बोलता कि सर हायर वेंडर रिप्रेजेंट बोथ प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, बट लायबिलिटी मेरा कितना होता है एज ऑन बैलेंस शीट डेट,
प्लीज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टिल ड्यू डेट, दैट मीन सर यहां से माइनस करें, क्या करें माइनस, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस, और जो तुमने लिखा है ना वहां नीचे में लिख दो लेस इंटरेस्ट सस्पेंस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट सस्पेंस कौन सा बैलेंस था, डेबिट बैलेंस था, जब हम पेमेंट करेंगे क्रेडिट कर देंगे। डिस्क्लोजर अच्छा नहीं होगा, हम डेप्रिसिएशन भी लायबिलिटी साइड दिखा सकते हैं, बट दिखाते हैं क्या, मैं बोल रहा हूं मेरा एज ऑन लायबिलिटी है क्या, मेरा एज ऑन लायबिलिटी जितना देने का था, बट इतना थोड़ी है लायबिलिटी। तो जो अमाउंट मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस में रखा है ना, जो अमाउंट मैंने इंटरेस्ट सस्पेंस में रखा है वो एक्चुअली मेरा ड्यू नहीं हुआ, बट मैंने अभी से लगा के रखा हुआ है, इसको माइनस कर दें। मैं हायर वेंडर, सुनो हायर वेंडर मेरा क्या है, टोटल है, मैं इसको भी तो डेबिट करूंगा ना, समझ लो। बोलो ना कुछ डाउट है तो बोलो, लास्ट में कुछ डाउट दिख रहा है। क्वेश्चंस करेंगे, बट पहले मैं इसका ही बता दूं, बुक्स ऑफ वेंडर, क्योंकि एक टॉपिक पूरा अपना कवर हो जाएगा। अभी तक मैंने रीपोजिशन नहीं बताया, अभी तक चल रहा है कि सब कुछ अगर ठीक ठीक चलता रहे सर, हायर परचेजर बहुत अच्छा आदमी हो, वो ठीक टाइमली पेमेंट करे, संजय दत्त को बुलाने का जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि सारा प्रॉब्लम स्टार्ट तभी होगा जब रीपोजिशन आएगा, क्योंकि रीपोजिशन में सर क्या वैल्यू लेंगे, प्रॉफिट होगा या ना लॉस होगा, तब कंपटीशन का प्रॉब्लम आएगा। अदरवाइज ये जो मैंने अभी बात किया ना बहुत इजी है, बिल्कुल आएगा, कौन बोला नहीं आएगा, आता है बिल्कुल। ये सिर्फ मन का बहम है कि एग्जाम में ना डिफिकल्ट चीज आता है, एक्चुअली एग्जाम में ना 80% ईजी होता है, 20% डिफिकल्ट। सिर्फ इजी चीजें पढ़ के भी चले जाओ ना डे फॉर एग्जाम, तब भी 50 आ सकता है। तो उतना स्मार्टनेस होना चाहिए तुम में कि हाँ तुम प्रेजेंट कर सको, चार्टेड पास करना बहुत इजी है। नहीं एक्चुअली इजी है, तुम्हें थोड़ा सा वो 3 आवर्स में ना स्मार्टनेस डेवलप करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। डेफिनेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होता, बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होता, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इजी होते जाएगा। मैं रिवीजन टारगेट सेट करना पड़ेगा, तो मान के चलो कि एक एवरेज स्टूडेंट, मैं बार बार बोलता हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट थर्ड टाइम, एवरेज का बात कर रहा हूं, एवरेज थर्ड एग्जामिनेशन में पास हो जाता है, क्योंकि उसको 3 एग्जाम तक ना 3 रिवीजन हो जाता है। फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आता है, सेकंड में कुछ कुछ समझ में आने लगता है, थर्ड में उसको लगता है अभी हाँ अभी ये सब चीजें ऐसे ऐसे हैं, और थर्ड वाले में वो पास कर जाता है। मतलब वो 3 बार ठीक से पढ़ा तो। और जो मोस्ट टैलेंटेड पर्सन होते हैं जो फर्स्ट रेट में पास कर जाते हैं, उनको पता है वो 3 रिवीजन ना पहले अटेम्प्ट से पहले कर ले। तो अगर तुम्हें लगता है कि सर हम 3 रिवीजन, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला मई 2016, उससे पहले मैं कर लूं, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। वेरी सिंपल फंडा फॉर मी टू पास अ चार्टर्ड अकाउंटेंट।
और अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो तो तुम सोच लो तुम्हारा पास वाला अटेम्प्ट कौन सा आने वाला है। ये मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम देख लो। सभी में पूछे जाऊं कि हमने 2 महीना पहले क्या स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग का क्या चल रहा था अपना, कंपनी वाला तो भी स्टार्ट हुआ, होमवर्क मिला। और उससे पहले क्या चल रहा था, कैश फ्लो। अभी मैं कैश फ्लो का एक डाउट पूछूं शायद कि ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बताओ। ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो हमने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक ऑफ कैश फ्लो, इज नॉट अ फर्स्ट टॉपिक। देखो अभी सोचना पड़ रहा है, हाँ तुम एक बार देख लोगे शायद याद आ जाएगा, देख लोगे तो याद। एग्जाम में थोड़ी तुम्हें देखने का टाइम दिया होगा, तुम्हें ऑन द स्पॉट याद रहना है। दैट इज अ डिफरेंस, इज वेरी सिंपल। क्योंकि तुमने रिवाइज नहीं किया, हैड इट बीन 3 बार उसको देख लेते तो शायद अभी तुम बता पाते, और शायद मुझे कोई भी नहीं बता पा रहा। सोचो, क्योंकि सबको सोचना पड़ रहा। तो तुम अपना काउंट कर लो, मई, नवंबर, देन मई 2017। हाँ, इसने कुछ कहा भी नहीं। ये कहा, क्या बोली सर, एक अटेम्प्ट देगी, नहीं हुआ तो छोड़ देगी, ऐसे ही कहा ना उसने। कुछ नहीं, क्या कहा उसने, तुमने नहीं, किसने, तुम्हारे पीछे। हाँ, उसने क्या कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा कितना अटेम्प्ट है पहले तो ये बताना मुझे। नहीं, फर्स्ट अच्छा से पढ़ रही हो तुम। हाँ, उससे नहीं, डोंट माइंड कि सर आप क्लासरूम में ऐसा बोल रहे हैं। मैं एक्चुअली रियलिटी बता रहा हूँ कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो अपने बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम ये है, हर बच्चा अच्छा ही पढ़ता है मेरे ख्याल से, और सबका वही ऑलमोस्ट सेम ब्रेन है। मैं इससे बोल रहा हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड जिसको हम बोलते हैं टैलेंटेड वन, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एवरेज बहुत कैजुअली लेता है पढ़ाई को, और जो टैलेंटेड होता है ना, वो सीरियसली धीरे धीरे घर में अपना पढ़ता रहता है, बेस बनाते रहता है, बताता नहीं है किसी को कि मैं घर में भी पढ़ रहा हूँ। वो दिखाता है कि मुझे नहीं पता है, बट एट द एंड वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। और तुम लोग भी खुद अपने आप को रियलाइज कर चुके होगे अब तक कि हमने क्या मिस्टेक किया और इसलिए हम लास्ट अटेम्प्ट नहीं पास कर पाए। अगर जो बच्चे दिए थे, तुम तो शायद फर्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ रहे हो, मुझे लगता है, इज इट, है ना, पढ़ा ही नहीं था, तो इसका आता है थर्ड हो ही जाएगा देखा जाए। फर्स्ट ठीक से नहीं पढ़ा, सेकंड थोड़ा बहुत समझा, अभी थर्ड में सब कुछ समझा, अभी क्लियर से। डोंट टेक अदरवाइज, मैं इनको बता रहा हूं कि प्लीज अभी से समझ जाओ कि तुम्हारा अटेम्प्ट कब आने वाला है, घर में बता दो। तो टारगेट शुड बी मिनिमम 3 रिवीजन बिफोर एग्जाम, हो जाए। बुक्स ऑफ हायर वेंडर, और रिवीजन साथ साथ करो। ये नहीं कि कोर्स कंप्लीट होगा तब हम स्टार्ट करेंगे, अरे कब क्या होगा पता नहीं है तुम्हें, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें लगेगा तुम फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। कमिंग मंथ में एक मैं अकाउंटिंग एग्जाम करवाऊंगा एंड एक कॉस्टिंग एग्जाम करवाऊंगा। कॉस्टिंग 100 मार्क्स, और तुम्हारा कॉस्टिंग में जो बैलेंस चैप्टर है ना, दैट इज व्हाट, प्रोसेस एंड जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, वो भी सर पढ़ाएंगे, कवर अप कर। सर अच्छा पढ़ा दे तो मैं सोच रहा हूँ कि एफएम भी उन्हीं से स्टार्ट करवा दूं, सो इट विल बी बेटर, खत्म हो जाएगा, वो अपना करते रहेंगे, हम इधर अपना करते रहेंगे। नहीं ठीक है, बट क्या प्रॉब्लम है, सर तो अच्छे ही पढ़ाते हैं ना। बिल्कुल नहीं, हाँ, अरे एफएम उनका मेन सब्जेक्ट तो एफएम ही है,
वो एमबी कॉलेज में तो एफएम ही पढ़ाते हैं। हाँ डेमो क्लास करवा दें ना, कोई तुम्हें अच्छा लगा तो कंटिन्यू कर लेना, नहीं अच्छा लगा तो फिर तो मैं हूं। मेरा रिकॉर्डिंग है पहले का एफएम का, पूरा रिकॉर्डिंग है। मेरे प्रीवियस क्लासेस के सबके रिकॉर्डिंग है, कॉस्टिंग के भी है, एफएम के भी है, अकाउंट्स के भी है, टैक्सेशन के लिए, इनडायरेक्ट टैक्स का भी है। बट प्रॉब्लम है कि वो अमेंडमेंट्स नहीं होंगे उसमें, दैट्स ओनली प्रॉब्लम। सर फर्स्ट मेथड है सेल्स मेथड, विच इज सिमिलर टू कैश प्राइस मेथड, जो हमने अभी भी पढ़ा। और दूसरा अगेन इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। तुम समझ ही गए हो कि सर होना क्या है इसमें। सर यहां पर सेल्स है, पैसा लेना किससे, वही ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है, ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। और मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस तो अपना ही, मैं इस बार सीपीटी में अपने ना बहुत सारे मॉक टेस्ट इन बिटवीन किए थे, उसके बाद ना 4 फुल मॉक टेस्ट किए, 4 नहीं हो पाया, 3 हो पाया, चौथा वो डायरेक्ट एग्जाम में देके आया। फर्स्ट एग्जाम जब हुआ था तो उसमें 3 या 4 बच्चे पास किए, सेकंड वाले में अराउंड 7 to 8 पास किए, जो थर्ड वाला हुआ ना उसमें 22, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो एग्जाम दिए थे मॉक में थे। एंड देयर आर 3 सेट ऑफ मॉक क्वेश्चंस, दैट मींस वो सेट सबको मिला थर्ड वाला में मिक्स होके, दैट मींस सबने सब किया 3 एग्जाम में। तो ये मैं बोल रहा हूं सिंपल सा फंड है, तुम कहीं भी पढ़ो, घर में पढ़ो, किसी भी ट्यूशन में जाओ, बट तुम्हारा 3 रिवीजन बिफोर एग्जाम होना चाहिए। हमने 1 वीक के गैप में क्या मोस्ट प्रोबेबली सारे बच्चे जो एग्जाम दे एक रिवीजन होता गया, एंड 4th रिवीजन आई थिंक दे विल परफॉर्म वेरी गुड इन द एग्जाम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। सॉरी, कॉपी होने से तो बच्चे फेल करते हैं, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज रहते हैं कि वो करेक्ट है ना मैं करेक्ट हूं, पता क्या पता जो बताने वाला है वही करेक्ट बता रहा है। आगे से बात हो गया था क्या? ठीक है, ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। सर पहले वाले मेथड में किससे पैसा तो पैसा देना था, अभी क्या करना है सर, पैसा लेना है। किससे पैसा लेना है? हायर परचेजर से, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू, सर बीच गया क्या एसेट, तो इसमें हम बोलेंगे सेल्स, हायर परचेज सेल्स अकाउंट। सर कितना? कैश प्राइस सीपी। सर डाउन पेमेंट रिसीव होगा, ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट डाउन पेमेंट रिसीव, पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेजर अकाउंट। कितना सर? डीपी, डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू। अब इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, और पैसा लेना किससे? परचेजर से, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। सर कितना? इंटरेस्ट ड्यू, तो फिर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब क्या होगा सर? इंस्टॉलमेंट रिसीव, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 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 क्या? हायर परचेजर अकाउंट। सर कितना? इंस्टॉलमेंट। फिर क्लोज कर दे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को, क्लोजिंग एंट्रीज।
सर यहाँ तो सिर्फ एक ही चीज है, इंटरेस्ट और सेल्स से जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा बोल सकते हैं। तो अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं पीएल को, तो एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट यहाँ पर अपना इनकम है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंड सेल्स को ट्रांसफर कर देंगे अपने कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू हायर परचेज, हाँ ठीक है, सेल्स इज द इनकम फॉर इट, सो हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना, जितना ट्रांसफर का अमाउंट होगा, यहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट, यहां पर कैश प्राइस का। इसका बैलेंस शीट डिस्क्लोजर जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर सेल्स ट्रांसफर का ट्रेडिंग में, इंटरेस्ट पीएल में चला गया, एसेट है नहीं बैलेंस शीट में। अगर दिखाना भी है तो क्या दिखा सकते हैं हम, अगर हम बैलेंस शीट में दिखाना भी है तो क्या दिखा सकते हैं, हाँ, हायर परचेजर एज एन एसेट और रिसीवेबल, हायर परचेजर से सर रिसीवेबल जितना होगा, जितना रिसीव करना बचा हुआ है। और कर लेते हैं साथ साथ, कंप्लीट हो जाएगा। ऑन साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट सेम, तो हमने कैश प्राइस बुक किया, तो 1 का 1 सेम, बट 1 का 2 एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा, जहां पर अपना इंटरेस्ट सस्पेंस पूरा इनकम है, तो 2 इंटरेस्ट सस्पेंस हायर परचेजर अकाउंट डिविडेंड, कितना सर, TI टोटल इंटरेस्ट, और तीसरा एंट्री फॉर डाउन पेमेंट रिमेन सेम, फिर सर यहां भी एक एक्स्ट्रा एंट्री आने वाला है। इंस्टॉलमेंट ड्यू, सर एक एक्स्ट्रा एंट्री आएगा अपना ड्यू के लिए, दैट इज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, जो हमने ऊपर में किया था, क्रेडिट किया था, उसको हम डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, सर कितना, इंटरेस्ट ड्यू, उसके बाद सब कुछ सेम, ये भी सेम होगा, और ये क्लोजिंग एंट्री सारे सेम होने वाले हैं। तो सर हम एक्स्ट्रा क्या पास किए, सिर्फ इंटरेस्ट सस्पेंस, और बैलेंस शीट में थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि अगेन दिस रिप्रेजेंट हायर परचेजर रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू प्लस टोटल इंटरेस्ट, तो अपने क्या करेंगे सर, लेस इंटरेस्ट सस्पेंड का बैलेंस जो होगा हम माइनस कर दें, ताकि एक्चुअल रिसीवेबल एज ऑन डेट हम निकाल सकें, क्योंकि इंटरेस्ट सस्पेंड हमने फ्यूचर का बुक करके रखा हुआ, वो तो अभी तक ड्यू नहीं हुआ देखा जाए। होमवर्क मैं दूंगा, तुम लोग एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 देखा ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 कैश प्राइस निकालना है, ट्राई करना, सेकंड में भी कैश वैल्यू निकालना है, थर्ड में इंटरेस्ट निकालना है,
टोटल इंटरेस्ट, फोर्थ में भी इंटरेस्ट निकालना है, फिफ्थ में भी इंटरेस्ट निकालना है। 1 2 3 4 5 ट्राई करना और 6 दोनों मेथड में, पिकअप वैन वाला दोनों मेथड में, 6 एंड 7, 6 एंड 7 अप 7 तुम्हारा होमवर्क अप टू 7।